और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर विष्णुदेव साय, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास जताया है और छत्तीसगढ़ की कमान उनके हाथों में सौंप दी, आखिर वो हैं कौन, ये भी जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प है। तो कौन है विष्णुदेव साय, ये आप समझिए। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा से आते हैं। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र है जहां से विष्णुदेव साय आते हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और साय इसी समुदाय से आते हैं जिन्हें राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में भी होती है, मतलब संघ के करीबी विष्णुदेव साय माने जाते हैं। और इसके साथ ही बड़े पदों पर रहने के बाद भी साय ने गांव नहीं छोड़ा, वो जमीनी स्तर से जुड़े रहे साय। ये सबसे बड़ा कदम उनका माना जाए या उनकी खूबी मानी जाए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। ये बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से उनको सौंपी गई थी। और इसके साथ विष्णुदेव साय शांत और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो इनकी छवि है। तो ये विष्णुदेव के बारे में एक जानकारी है जो मैंने आप तक पहुंचाई। और इसके साथ ही विष्णुदेव साय के बारे में आपने जाना कि आखिर कौन साय हैं जिन्हें बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया है। अब आपको बताते हैं कि साय का राजनीतिक जीवन कैसा रहा, कहां से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, राजनीति के पारी खेलना शुरू किया, वो भी ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं। तो पंच 1989 में बने, ग्राम बगिया बंदर चुआ कांसो बेल से पंच से शुरुआत की। और उसके बाद अगला पड़ाव 1990 में सरपंच चुने गए, ग्राम पंचायत बगिया निर्विरोध चुने गए थे, ये आपको जानकारी दे दी। 1990 में सरपंच बने और 1990 से 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा तपकरा से सदस्य रहे, यानी 1990 से 98 तक वो विधायक भी रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा है तपकरा, वहां से। और उसके बाद 1999 से 13वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़ में और ये सांसद चुने गए। उसके बाद अगला पड़ाव राजनीति का आता है 2006 में, जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने साय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी छत्तीसगढ़ की। और फिर 2009 में 15वीं लोकसभा सदस्य फिर चुने गए, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ही दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। और 2014 में 16वीं लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ ही रही, एक बार फिर से सदस्य चुने गए। और 27 मई 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खान श्रम रोजगार मंत्रालय रहे, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे। और 2 दिसंबर 2022 को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्ति मिली, इन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी में चुने गए। और 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। और उसके बाद फिर अगला पड़ाव 10 दिसंबर को आता है, जब 10 दिसंबर 2023 को, यानी मतलब कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम घोषित होता है। एक और बड़ा पड़ाव, अब ये नई पारी खेलेंगे शाव, और किस तरीके से ये पारी इनकी रहेगी ये देखने वाली बात होगी और वक्त बताएगा। अब छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के बारे में आपने पूरी जानकारी जान ली। अब आपको जरा ये बताते हैं कि अब तक छत्तीसगढ़ की कमान किस किस के हाथों में रही, ये भी जानना आपके लिए दिलचस्प है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जब से गठन हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद से कौन कौन मुख्यमंत्री रहा। अजीत जोगी 2000 से 2003 तक रहे। डॉक्टर रमन सिंह 2003 से 2008 तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाली। और उसके बाद फिर 2008 से 2013 तक रमन सिंह के हाथों में ही कमान रही। और 2013 से 2018 तक भूपेश बघेल रहे। और 2018 से 2023 तक ये भूपेश बघेल ने पारी खेली है। तो रमन सिंह ने एक लंबा कार्यकाल संभाला 2003 से 2018 तक, और 18 के बाद से 23 तक अब तक भूपेश बघेल रहे। और अब अगली पारी विष्णुदेव साय खेलेंगे और छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय के हाथों सौंपी गई है। अब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, ये बड़ा वो वादा कर रहे हैं और दावा भी कर रहे थे, अभी हम आपको सुनवा रहे थे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ कराते हैं। शंभू राही हमारे संवाददाता हैं, रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शंभू राही, सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं, क्या कुछ तस्वीर छत्तीसगढ़ की बनती नजर आ रही है, और जहां पर आप हैं वहां पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं?
जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में जो है जन समर्थक जो है काफी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। काफी खुशनुमा माहौल है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं और कुछ ही दूरी पे हम लोग जो बीजेपी कार्यालय के यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ है। सीएम का प्रोटोकॉल हमको जाना था, तो काफी भीड़ भाड़ के चलते वहां के हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में खुशनुमा माहौल है, दिन में पटाखे फूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि दीपावली हो। एक लगातार आदिवासी चेहरे की मांग उठ रही थी और विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री चुने गए, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है। जन समर्थक में जो लोग आए हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इस तरीके का खुशनुमा माहौल है। बिल्कुल शंभू, आपके साथ कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुझे लग रहा है नजर आ रहे हैं, जरा इनसे बात करिए कि क्या कुछ विष्णुदेव साय को लेकर के इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ राय है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये विष्णुदेव साय को आदिवासी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिला है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा, ठीक व्यक्ति को चुना है। और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। एक आदिवासी चेहरा चाहिए था और बहुत नेक व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी का 3 बार सांसद रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत शालीनता व्यक्ति है, सहनशील है, उसमें क्षमता भी है और ऐसे व्यक्ति को बनाया कि पूरा प्रदेश उसके लिए प्रसन्न है। मैं चाहता हूँ। क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग उम्मीद कर रहे थे विकास को लेकर के, तो अब क्या लगता है वो विकास बिल्कुल आगे विकास? हाँ बिल्कुल आगे विकास करेगा, क्योंकि ऐसा क्षेत्र से आता है जो क्षेत्र बहुत पिछड़ा था और उनको अनुभव है एक गांव में क्या होना चाहिए, प्रदेश में क्या होना चाहिए, तो ऐसा विकास करेगा वो। देखिए विष्णुदेव साय जब वर्तमान में बिल्कुल आपने लोगों से बात की, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं और लोग वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें उम्मीदें थी जो कि आदिवासी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने वो कदम उठाया। आर.के. मिश्रा जी, विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या ये आदिवासी दांव है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्योंकि जैसे ही साव के नाम पर मुहर लगी, घोषणा हुई, वैसे ही सियासी गलियारों में बड़ी हलचल हो गई और चर्चाएं तेज हो गई। योगेश जी, यहाँ पर चर्चाएं तो चलती ही रहती है। जब राजनीतिक जीवन में आप होते हैं तो चर्चाएं तो चलती है और राजनीति में एक ऐसा चीज है, अगर चर्चा ना चले तो मुझे लगता है फिर राजनीति करने का कोई फायदा नहीं, चाहे वो निंदा हो या प्रशंसा। दूसरी चीज ये है क्योंकि विष्णुदेव साय के जो चयन हुआ है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा एक जो जिस चेहरे पर मुहर लगी है, इनका बड़ा ही लंबा राजनीतिक अनुभव, जैसे आपने भी दिखाया, अपने दिखाया, आपने सारा कुछ दिखाया रिपोर्ट में। हाँ, सरपंच से लेकर के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है जो कि ये छोटा सा अनुभव नहीं है, ये बहुत ही लंबा अनुभव है। और मुझे लगता है एक ही चीज यही नहीं बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी है। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिससे उनका संगठन का जो अनुभव है वो भी है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने देखा है कि किस तरह से आप देश को कैसे चलाने का काम करते हैं, उनका भी अनुभव है। सरपंच में आपने देखा जो ग्रामीण स्तर पर जो काम है वो कैसे किया जाता है, कैसे न्यायिक व्यवस्था को बेहतर किया जाता है। विधायक दल के भी विधायक भी रह चुके हैं। तो विधायक में एक चीज होता है जो कि विधायकी जो जिस क्षेत्र का आप विधायक होते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी अनुभव है आपके पास। तो मुझे लगता है एक बेहतर राजनीतिक जो कुशलता होनी चाहिए वो विष्णुदेव साय जी के अंदर में है और ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होंगे, मुझे ऐसी आशा है। क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक जब गए हुए थे, हालांकि हम लोगों ने देखा जो किस तरह से तीनों स्टेट के अंदर में हालांकि अभी एमपी या राजस्थान के अंदर में अभी तो विधायक दल की बैठक कल होनी है और उसके बाद इमीडिएट उसके बाद घोषणा हो जाएगी। तो आज भी विधायक दल की बैठक थी, तो उठापटक चल रहा था विपक्षी दलों के अंदर में जो अभी तक सीएम का चेहरा नहीं बने हैं। अरे भाई, आप एक चीज बता दिए, एक चीज तो होता है, जैसे मुख्यमंत्री का जो अगर फेस लाते हैं, चेहरा लाते हैं, तो या तो सर्वमान्य हो, सर्वलोकप्रिय हो, प्रशासनिक अनुभव हो, उसके पास जो नेतृत्व करने की क्षमता हो, संगठन के अंदर में आपकी कैसी पकड़ है, जनता के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीजों को देखने के बाद और जिस तरह से मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर में ये अभी चयन हुआ है, बहुत ही आशा के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद भी दिया है भाजपा को और ये
जो आशीर्वाद है उसकी अपेक्षा के ऊपर में खड़े उतरना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए, जैसे उन्होंने अभी कहा है, जो हमारी प्राथमिकता यही है, क्योंकि आवासीय योजना और जो मैनिफेस्टो हमने छत्तीसगढ़ के लिए दिया है, उस मैनिफेस्टो को कैसे पूरा करेंगे, वो सारी चीजें कैसे पूरा हो, इसके ऊपर में हम लोगों का फोकस रहेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता, हमें लगता है, जिस आशीर्वाद और आकांक्षा के साथ हमें चुन करके लाई है, वो पूरी अपेक्षा के साथ हम लोग खड़े उतरेंगे। बिल्कुल खड़े उतरना भी चाहिए और इसीलिए जनता ने आपको पूर्ण मेजोरिटी के साथ सत्ता पर काबिज किया है। आलोक पांडे जी, पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठीक मुहर लगाई है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अनुभव बड़ी बात होती है और अनुभव के बाद अब उनको पता होगा कि गांव से लेकर के शहर तक की क्या कुछ समस्याएं होती हैं और कैसे उनका निराकरण करना है। शायद ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं या होंगे अब जब शपथ लेंगे भारत के, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आर.के. मिश्रा जी उसको करेक्ट करेंगे। कांग्रेस के नेता थे विलासराव देशमुख, उन्होंने भी ऐसी ही यात्रा तय की थी और वो सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक बने थे। विलासराव देशमुख भी अच्छे नेता थे, उनका आजकल फिल्मों में एक्टर भी है। तो मेरी जानकारी में शायद दूसरे मुख्यमंत्री जिसे जनता का नायक कहा जा सकता है, लेकिन प्रधानी से मुख्यमंत्री तक का बहुत बड़ा सफर होता है जिन्होंने 25-30 सालों में तय किया। तो भारतीय जनता पार्टी जब इंतजार करती है तो एक नायाब हीरा निकाल के लाती है। मैंने अभी तक देखा है, ये बात सच है। अब आने वाले समय में क्या होगा कि नायाब हीरा या विकास का टुकड़ा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा मिनिस्टर रहा हो, क्योंकि उन्हें मिनिस्टर के रूप में दूसरी बार मौका नहीं मिला था दूसरे कार्यकाल में, तो बीजेपी ने कुछ सोचकर ही मौका नहीं दिया होगा। तो ये भी देखने वाली बात है कि अलग अलग भूमिकाओं में व्यक्ति अलग अलग तरीके से कार्य करता है। लेकिन बीजेपी के पास जितने हीरे थे उनमें से एक निकाल के इसलिए लाए क्योंकि ये इनकी प्रमुख, लेकिन बीजेपी है कि सबसे बड़ी योग्यता ये है कि सरपंच से मुख्यमंत्री तक, मिनिस्टर तक बने। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी योग्यता ये है कि ये एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही इनको एक नेता बनाना था, उनमें सबसे बेस्ट छाड़ करके लाए। क्योंकि अगर सबसे बेस्ट है तो रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री है, उनसे बेस्ट कैसे हो सकते हैं? उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर प्रदेश बनाया। तो रमन सिंह से युद्ध तो नहीं हो तो युद्ध सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नए नेतृत्व की तलाश में थी तो एक नया लीडर सामने लेकर के आए हैं। और देखना यह है कि जो रमन सिंह ने चाउर बाप की एक छवि बनाई थी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 साल में 2007 से 2009 में मैं छत्तीसगढ़ में कोरबा एक जगह है बिलासपुर के पास में मैं रहा था। तो उस समय इनकी एक बढ़िया इमेज चाउर बाबा के रूप में ये चावल बहुत मुफ्त में देते थे और इन्होंने एक अच्छी छवि बनाई थी और बीजेपी को बहुत मजबूत बनाया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो मुझे लगता है रमन सिंह बेस्ट चॉइस होते, लेकिन शायद उनकी उम्र साथ नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी सेकंड स्तर के लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि एक बार रमन सिंह ने क्या किया, जब वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने सेकंड स्तर का कोई लीडरशिप मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं खड़ा होने दिया, जैसे कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में नहीं खड़ा होने दिया, जैसे कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में नहीं खड़ा होने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह का एक क्षेत्रीय छत्रप नहीं खड़ा करना चाहती है जो बाद में फिर वो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल दिक्कत पहुंचाए। तो मुझे लगता है कि शायद ही जो है एक एसटी नेताओं में एसटी जो बीजेपी के नेता हैं उनमें से प्रमुख है, सबसे बड़ी जो उनकी योग्यता है कि वो एसटी है, साथ में ये सारी चीजें एडिशनल। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये साव के चेहरे पर ये बड़ा दांव खेल करके भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय को या हम SC ST का हम जिक्र करें, इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, आदिवासी समुदाय से आती हैं और उस दौरान भी तमाम तरीके की बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो 10 लोकसभा सीटें BSP जीती थी। अब मुझे लगता है कि आज जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो कदम उठाया है कि अपने भतीजे को, बुआ ने भतीजे को पार्टी की कमान सौंपने की बात कही है, उन्होंने कह दिया कि जो अब जो राजनीतिक विरासत है अब विरासत सौंप दी। मतलब ये राजनीतिक विरासत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई कि भाई विरासत जो है अपनी प्रॉपर्टी पे सौंपी जाती है, राजनीति में नहीं है, इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। क्या लगता है कि ये बड़ा डेंट इस वोट बैंक पर बीजेपी अब करने जा रही है और इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश, पूरी रणनीति तैयार कर ली है?
योगी जी बीजेपी बहुत लंबा तरीके से सोचती। मैं पिछले 20-30 सालों से हर पार्टी को वॉच कर रहा हूं, लेकिन मैंने जितना बीजेपी को प्लान तरीके से काम करते देखा, लंबे लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये लोग बहुत ज्यादा बड़ी बनाते हैं। आप देखिए जैसे कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी के यानी गुजरात की राज्य सरकार के पैर उखड़ने लगे, तो नरेंद्र मोदी ने वहां के चीफ मिनिस्टर को बदला तुरंत, उसके बाद पूरी की पूरी कैबिनेट को लगभग रिसफल किया, और उसके बाद जो परंपरागत वोटर था, वो जो नाराज था ओबीसी वोटर, जो आंदोलन चला था एक बार, उस आंदोलन को क्रॉस करने के लिए बीजेपी हारते हारते बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एसटी दांव सबसे पहले खेला, और उसे आदिवासियों तक आरएसएस का डर उसका गया, और वहां से आदिवासियों का जो प्रयोग गुजरात सरकार में दोबारा बम्पर जीत लाने में जो हुई, इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की सरकार में। उसको भारतीय जनता पार्टी उस प्रयोग को जो उसने गुजरात में किया, उसका बाद उसने झारखंड में किया, और झारखंड से रहते हुए झारखंड से भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। ये पहला प्रयोग नहीं था, वो गुजरात में लगातार वो प्रयोग कर रहे थे, फिर राष्ट्रपति मुर्मू उनके सेकेंड स्टेप में आते हैं। और आप अगर गौर से देखें, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो भारतीय प्रधानमंत्री बगल वाले झारखंड में थे, और झारखंड से वो एसटीज को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने एसटी के जो प्रमुख हिस्टोरिकल नेता हैं उनका सम्मान करना, यानी उनको पैम्पर करना, तो एक वो नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने एसटी वोट की वजह से कांग्रेस जो बीजेपी को बहुत बम्पर जीत मिली है, तो बीजेपी अब एसटी वोट बैंक, और रह के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब विरासत की बात करते हैं तो एसटी वोट बैंक बीजेपी ने बहुत खींचा। 22-25-23% बीएसपी का वोट होता था, वो 12 पॉइंट समथिंग में, यानी 12-12% में रुक गया। 10% का डेट 2022 की विधानसभा में लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो ये मुफ्त राशन योजना है, इसमें जो दलित वर्ग है, मेरे घर में जो काम करने वाले दोनों, हमारी एक सीनियर महिला थी, एक बेटी थी, दोनों काम करते थे, तो वो जब 2022 के चुनाव, तो मैं एक वाकया याद दिलाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि सपा की सरकार आ जाएगी, तो हमने उनसे दोनों कहा, एक नाम ममता था, एक सुहानी का, ममता सुहानी, अगर योगी जी हार गए तो वो कह रहे हे भगवान योगी जी ना हारे, योगी जी ना हारे। ये शेड्यूल कास्ट के अंदर वो लिटरली वो कांपने लगी कि योगी जी हार गए, सपा सरकार आएगी, ये राशन योजना बंद हो जाएगी। तो इस लेवल तक प्रभाव डालती है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, और दलितों को जो वो बीएसपी का कोर वोट बैंक था, बीजेपी ने अपनी तरफ बुला लिया है। अभी हाँ बिल्कुल, एक वो दौर था जो बहन जी को लेकर के बिल्कुल ये वोट बैंक जो है इतना अग्रेसिव रहता था और सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। अगर आपकी अनुमति हो, हाँ 30 सेकंड में कहना चाहता हूं कि अभी भी जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है, बीजेपी का कोर वोटर नहीं हुआ, बीजेपी की तरफ है। अब बीजेपी कोशिश क्या कर रही है, जैसे सवर्ण वोटर, ब्राह्मण वोटर, सवर्ण वोटर, उसका कोर वोट बैंक है। अब वो दलितों को, शेड्यूल ट्राइब्स को अपना कोर वोट बैंक बनाना चाहती है, उसके लिए वो लड़ाईत है, प्रयासरत है। और अगर विपक्ष बहन जी इसी तरह का और ये लोग इसी तरह का प्रयास करेंगे तो ओबीसी उसका कोर वोट बैंक हो गया। आप देखिए मध्य प्रदेश में 55%, राजस्थान में 56% वोट ओबीसी वोट को बीजेपी को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की, भारतीयों की सर्वमान्य पार्टी बनना चाहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 2047 के नीचे का कोई मिशन लेके चल रही होगी। कितना सफल होंगे समय बताएगा। चलिए अभी मिश्रा जी से पूछ ले रहे हैं मिशन क्या है, वो आपने 47 का मिशन दे दिया। खैर शंभू, अब जिस तरीके से आज ये बड़ा कदम उठाया गया, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब आप भविष्य में छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या कुछ बदलते देख रहे हैं खुद, और इसके साथ सियासी परिवर्तन क्या कुछ नजर आ रहा आपको? बिल्कुल बताना चाहूंगा योगेश, जिस तरीके से एक नए सीएम मिले आदिवासी चेहरे के रूप में, तो सियासी कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा और अरुण साव है, ओपी चौधरी ओबीसी चेहरे हैं, रेणुका सिंह थी आदिवासी चेहरे हैं, ऐसे में थोड़ा सा नाखुश जरूर नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से विकास की उम्मीद जरूर करेंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ है, तो कहीं ना कहीं 32% यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सब यही चाहेंगे कि आने वाले समय में आदिवासी सहित दलित हैं, सहित तमाम जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका विकास हो और छत्तीसगढ़ नए विकास की गाथा को लांघे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विकास की गाथा को लांघे, ये छत्तीसगढ़ की जनता उम्मीद कर रही है। आर.के. मिश्रा जी, क्या कुछ मिशन है, क्योंकि आलोक जी ने बताया कि 47 का मिशन शायद बीजेपी लेकर के चल रही होगी, लेकिन हालांकि सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं, साव साहब से पूछना चाहिए क्योंकि उनको, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं।
सबसे बड़ी चुनौती अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो आपके नजरिए से क्या नजर आ रही है साव के लिए? योगेश जी देखिए, यहाँ पर अभी आलोक जी ने भी इस चीज का जिक्र किया। कोई भी काम दीर्घकालिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो प्रदेश या देश का विकास होना चाहिए। हमारा एजेंडा ये नहीं जो कि एसटी से आ गए या आप एससी से आ गए या ओबीसी से आ गए। हमारी प्राथमिकता ही यही है जो कि प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। आपने देखा जिस तरह से आज हम लोग देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस चीज को, जो कि हमारा वादा है, हमारी गारंटी है। ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है, तो निश्चित तौर पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों को सत्ता मिली थी केंद्र के अंदर में 2014 के अंदर में, जब मोदी जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने सरकार बनाई, उस समय में हमारी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आपने देखा होगा 10वीं अर्थव्यवस्था। 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम पहुंच चुके हैं, तीसरी की हम बात कर रहे हैं, जो हमें लगता है जो कि ये 2025 के आसपास तक हो जाना चाहिए। यही विकास का एजेंडा हमारा प्रदेश के अंदर में भी होता है। अब देखिए, जैसे विष्णुदेव साय जी हैं, इनका जिस तरह से राजनीतिक करियर रहा है, हमने और आपने सबने देखा है जो किस स्तर से, ग्रामीण स्तर का क्या राजनीति होता है या ग्रामीण स्तर पर किस तरह से जनता की दिक्कतें क्या है, बुनियादी जरूरतें क्या है। उसी तरह से जब विधायक बने उस समय में जो जिनका जितना उनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर में उन्होंने जो बुनियादी बातें थी उन्होंने उस चीज को रखी। सांसद बने, उसके बाद आपने देखा जो किस तरह से हुआ, केंद्रीय मंत्री बने, आज वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का मुखिया बनने जा रहे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, क्योंकि 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय में उसकी स्थिति और आज की स्थिति, हाँ एक चीज जरूर यहाँ पर मैं योगेश जी जिक्र करूंगा, क्योंकि ये जो 2018 से 2023 के बीच का जो कार्यकाल रहा, जो हम लोगों ने बड़ी ही प्रखरता से इस चीज को उठाया था, जो कि प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्टाचार था ये हमने उजागर किया। देखिए, ये जनता जो है आज की तारीख में जनता बहुत ही समझदार है। जहां पर हम लोग अब 2 रुपया खर्च न करके 2 रुपये भी पेटीएम करते हैं, आज वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जनता भी अपने आप को डिजिटलाइज कर चुकी है। तो जब वो वोट करती है तो सारा कुछ देख कर करती है, हर विषय को देख कर करती है। तो बुनियादी उनकी जरूरतें क्या है, जनता की समस्याएं क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही वोट करती है। आज प्रदेश के अंदर में इतना प्रचंड बहुमत, जहां पे जब हम लोगों ने देखा, जब एग्जिट पोल भी यही बता रही थी जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बिल्कुल नेल फाइट है, जब वहां पर हम वो देख रहे थे, जबकि वहां पर सरकार कांग्रेस की हर एक एग्जिट पोल ने दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपेक्षा से ज्यादा जो आशीर्वाद दिया, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षा हमसे बहुत ही ज्यादा है। और उसके ऊपर में खड़े उतरना ये हम सब की जिम्मेदारी है। जो 54 विधायक चुन करके आए हैं, यही उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इस चीज को इनिशिएट लिया है, हमारे संगठन वो भी, उनके साथ भी अपेक्षा है। तो जिस तरह से ये चुन करके आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता, मुझे लगता है ये जनता के नेता है। और जनता का नेता जब होता है तो निश्चित तौर पर जनता की कहीं न कहीं जो बुनियादी बातें होती है उनको आप प्रत्यक्ष रूप से, कुछ ऐसी जरूरतें होती है, 10 सेकंड लूंगा ज्यादा, कुछ ऐसी जरूरतें होती है योगेश जी, जहां पर आपको लगता है जो कि हम जो हमारे मुखिया हैं उनके साथ हमारा प्रत्यक्ष अगर संवाद हो तो वो बुनियादी बातें हम लोगों को हल हो जाती है। यही चीज आज हमने देखा है, जो कि जिस तरह से पर्यवेक्षक गए हुए थे, सबने कहा जो कि बहुत दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, जबकि हम लोगों ने विपक्षी दलों को कहा था, अरे भाई आप जब कर्नाटक में जिस तरह से उठापटक आप कर रहे थे, राजस्थान के अंदर में 2018 में आपने 16 दिन लगाया था, बात उसकी नहीं है जो कि लेट हो गया या देर हो गया। बात यह है उनको रिप्रेजेंटेशन मिले जो जनता की बिल्कुल, जनता से के साथ उनका बिल्कुल प्रत्यक्ष संवाद हो, जनता का नेता हो, जनता की बुनियादी जो बातें हैं उसको देखें, उनको समझे और उनकी समस्याओं को समझने के साथ निराकरण करें। ठीक कर रहे हैं आप, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, 2-4 दिन लग जाए लेकिन उसमें कोई त्रुटि न रहे कि भविष्य, क्योंकि राज्य का पूरा भविष्य निर्भर होता है उस व्यक्ति पर, और उस व्यक्ति के जो दिशा निर्देशानुसार पूरा राज्य चलता है उसका क्या कुछ प्रतिबिंब है, इस पर सब निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन आपको और सौ साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की जनता जिस उम्मीद पर आपको चुनी है, मुझे उम्मीद है पूरी की जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब विष्णुदेव साव ने, जिस तरीके से विष्णुदेव साव का नाम सामने आया है, अब वो कमान संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को बेहद उम्मीदें उनसे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन उम्मीदों पर साव साहब कितना खरा उतरते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।